नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात करेंगे पहलवानों और बृजभूषण के बीच की जो लड़ाई चल रही है वो कहां तक आ पहुंची, और अब एक शब्द जो है चर्चा में है, बर्डन ऑफ प्रूफ। इसको लेकर हम बात करेंगे। दरअसल पहलवानों के बड़े होते जा रहे आंदोलन से अब बीजेपी के अंदर बेचैनी होने लगी। पहलवानों को किसान, खाप पंचायत और विपक्ष का साथ मिल रहा है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर पहलवान अड़े हुए हैं, लेकिन अब तक बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केंद्र सरकार के रुख से बीजेपी के कई सांसद और विधायक बेचैन हो रहे हैं। इस साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में बीजेपी नेताओं को अपने वोट बैंक की चिंता सताने लगी। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर से पहलवानों के समर्थन में भी आवाज उठना शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के बीड से बीजेपी सांसद और बीजेपी नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे ने पहलवानों के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो भले ही बीजेपी में है, लेकिन केंद्र सरकार को पहलवानों के साथ संवाद करना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। वहीं हरियाणा से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने भी पहलवानों का समर्थन किया है। मामला गर्माता जा रहा है, सियासत तेज होती जा रही है और खुद भारतीय जनता पार्टी में अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कहां लेकर जाएगा ये समझना होगा। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जो काम किसान आंदोलन के वक्त भी नहीं हुआ, वो पहलवानों के आंदोलन को लेकर हो रहा है। किसान आंदोलन के वक्त भी सर्वखाप पंचायत नहीं बैठी थी, लेकिन इस बार पहलवानों के समर्थन में गुरुवार को मुजफ्फरनगर के सौरभ में 12 साल बाद सर्वखाप पंचायत हुई। इस महापंचायत में यूपी सहित हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली के भी खाप चौधरी शामिल हुए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार याद रखे कि 5 दिन का अल्टीमेटम है, 5 दिन बाद कुछ भी हो सकता है। वहीं महापंचायत के बाद राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर खाप पंचायत में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि खाप प्रतिनिधि मेडल के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगे, होम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, खाप की एक कमेटी बनेगी। पंचायत और समाज के लोग हैं वहाँ पे, तय करेंगे। कहा कि पॉस्को एक्ट में पूरे तरीके से धाराओं में वो पूरे सबूत नहीं मिले, क्या मिलेगा ही नहीं सबूत। जब सरकार सबूत मिटाने पे लगे तो मिटा देती है। तो गिरफ्तारी नहीं होगी बृजभूषण की? ये आंदोलन और ये है गिरफ्तारी के लिए ही तो है। इनको न्याय मिलेगा, ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। सर, यहाँ पर 11 मुद्दे मांगे गए हैं किसानों द्वारा, क्या मुद्दे सर? और मुद्दे हैं, बिजली का इशू है, यहाँ पे भूमि अधिग्रहण का इशू है, जो 64% का है वो मामले हैं। ये सारे इशू है। यहाँ पर अधिकारी आ रहे हैं, ये कमेटी आके बातचीत करेगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों का खाप पंचायत, किसान और विपक्षी पार्टियों ने तो खुलकर समर्थन किया है। अब बीजेपी के अंदर से भी उनके लिए आवाज उठने लगी है। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे ने पहलवानों के समर्थन में बयान दिया है। महाराष्ट्र के दिग्गज बीजेपी नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे ने कहा कि जब कोई महिला इतनी गंभीर शिकायत करती है तो उसे बिना किसी शक के सच माना जाना चाहिए। ये कोई भी सरकार या पार्टी हो सकती है। मेरा मानना है कि अगर इस स्तर के बड़े आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये सही नहीं है, इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। प्रीतम मुंडे ने आगे ये भी कहा, भले ही मैं सरकार का हिस्सा हूँ, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि जिस तरह से हमें पहलवानों के साथ संवाद करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। प्रीतम मुंडे से पहले हरियाणा के बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने भी पहलवानों के समर्थन में बयान दिया था। बृजेंद्र सिंह ने मेडल बहाने के लिए पहलवानों के हरिद्वार जाने को हृदय विदारक कहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र ने ट्वीट कर लिखा, मैं अपने पहलवानों की पीड़ा और लाचारी को महसूस कर रहा हूं, जो उन्हें अपने जीवन भर की कड़ी मेहनत ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों के पदकों को पवित्र गंगा में फेंकने के कगार पर ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है।
दरअसल पहलवानों के आंदोलन को लेकर जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें केंद्र सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस मुद्दे को कैसे समेटे। केंद्र सरकार को आशंका है कि सर्वखाप पंचायत के बाद ब्रजभूषण सिंह बनाम पहलवानों के दंगल का किसानों के आंदोलन में तब्दील हो सकता है और केंद्र पश्चिम उत्तर प्रदेश बन सकता है, क्योंकि पहली बार हरियाणा को छोड़कर पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़े किसान नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर पहलवानों ने अंतिम फैसला छोड़ दिया है। इसे लेकर क्षेत्रीय भाजपा नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को आगाह भी किया है। ये बीजेपी के अंदर नेताओं का दबाव ही है कि ब्रजभूषण सिंह को 5 जून को अयोध्या में होने वाली रैली को स्थगित करना पड़ा, भले ही बहाना प्रशासन के इजाजत नहीं देने का बनाया जा रहा हो। दरअसल पहलवानों के आंदोलन ने केंद्र सरकार को किसान आंदोलन की याद ताजा कर दी है। जिस तरह से पहलवानों के आंदोलन में किसान नेताओं की भागीदारी बढ़ रही है वो बीजेपी का सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है। कर्नाटक के बाद अब इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। किसान एक बड़ा मतदाता वर्ग है। किसानों के वोट से सरकारें बनती हैं और गिरती हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी के सांसद और विधायक भी बेचैन हो रहे हैं। ऐसे में पहलवानों के मुद्दे पर किसानों का केंद्र सरकार से टकराव मोदी सरकार की सेहत के लिए खतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो सियासी रंग लेने लगा है अब ये समर्थन, लेकिन खिलाड़ी लगातार परेशान है। वो कह रहे हैं कि आखिर इतना हीला हवाली क्यों हो रही है। और ब्रजभूषण दूसरी तरफ एक चेतना रैली करने जा रहे थे, उसको भी अब फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कौन कहां पर खड़ा हुआ है, किसकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है, न्याय मिलेगा या नहीं, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में इसके जवाब क्या है, इसको हम तलाशने की कोशिश करते हैं कार्यक्रम मुद्दा में। और एक जो शब्द जो इस वक्त चर्चा में है, बर्डन ऑफ प्रूफ, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। राम अवतार यादव रेसलिंग कोच के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित कुमार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रदीप जी, हम थोड़ा आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि कानूनी पहलुओं को भी समझना जरूरी हो जाता है। इस दौर में एक शब्द बहुत आ रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ, इसको थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। रविंद्र जी, आज के डेट में ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है जो देश में काफी चर्चित है। इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरी पर्सनल ऑब्जेक्शन तो है ही है जी, साथ में उसके साथ साथ जो लीगल ऑब्जेक्शन हैं वो भी मेरी जो सबमिशन है उनको मतलब उसके साथ देती है जी। कहने का मतलब ये है कि लॉ के अंदर, चाहे वो आईपीसी हो या पॉक्सो एक्ट हो जी, दोनों के अंदर ही प्रावधान है कि अगर कोई भी सेक्सुअल असोल्ट किसी भी लेडी के ऊपर होता है तो उस लेडी की जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है। ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, जो मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, वो ये है कि आप एक पहलवान के नाम को करके जो आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी वो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप आईपीसी को देखें तो सेक्शन 228A में इसका प्रावधान है जो ये कहता है कि किसी भी सेक्सुअल असोल्ट की लेडी के, क्योंकि इनका एलिगेशन सेक्सुअल असोल्ट है जी, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। ये किसी और के हित में नहीं है, ये हित में है उस पर्टिकुलर विक्टिम की जिसकी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही है। क्या होता है कि हम लोग आज भी सोशल एनिमल, आदमी को सोशल एनिमल बोला जाता है, और अगर उस पर्टिकुलर आदमी की, लेडी की अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई तो वो सोशल विक्टिमाइजेशन होता है, जैसे कि आप ऑस्ट्रेसिज्म भी बोलते हैं ऑफ विक्टिम। ठीक है। तो एक तो मेरा सबसे बड़ा ये इसमें ऑब्जेक्शन था। इसी तरह अगर पॉक्सो की बात करें कि अगर जैसे इस केस में जो लेडी हैं वो शी इज नॉट ए मेजर, माइनर हैं अभी, ठीक है, तो उस केस में भी अगर आप सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 ऑफ पॉक्सो एक्ट देखेंगे तो उसमें प्रावधान यही है कि वो लॉ फॉरबिड्स टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द माइनर विक्टिम। ठीक है, कि छोटे उसके वो करता है। एक मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये था। तो इस केस में मेरी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये है कि आप ठीक है, आप अपनी लड़ाई लड़िए, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज मत करो, क्योंकि वो। अब आपका क्वेश्चन पे मैं आता हूं। आपने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। लॉ ये कहता है
कि देखिए भजनलाल की जजमेंट है, बहुत पॉपुलर जजमेंट है, ललिता कुमारी की जजमेंट है, बहुत पॉपुलर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। वो ये कहती हैं कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे ही पुलिस के पास एक कंप्लेंट आए जिसमें कि कॉग्निजेबल, पढ़ने पर ये लगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर। ठीक है, उनको अपना वही करना है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक होता है इंक्वायरी, एक होता है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इंक्वायरी आप फॉर्मली एक मोटी मोटी सी चीज पे कर लेते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आता है तो यू हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द मैटर। आपको बहुत गहरे में जाकर उसकी छानबीन करनी पड़ती है, क्योंकि लॉ ये भी कहता है चाहे 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक इनोसेंट आदमी को पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। हमारे अगर एविडेंस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वो ये कहता है कि जो भी, देखिए एलिगेशन तो मैं भी किसी पे लगा सकता हूँ, कोई मुझ पे भी लगा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई एलिगेशन लगा रहा हूँ तो मेरे ऊपर बर्डन आता है कि उसको प्रूव करें कि जो एलिगेशन आपने लगाया है सही है या नहीं। ठीक है, हमारी जो कोर्ट है वो एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, तो आपको कोर्ट के समक्ष अपना एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने जो एलिगेशन लगाए हैं आपके आधार क्या है और उसके सपोर्टिंग एविडेंस क्या है। ठीक है, तब जाकर एक आदमी को हेल्ड गिल्टी या इनोसेंट प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसा कि आपका क्वेश्चन था, मेरा आंसर इसके बारे में ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ द कंप्लेनेंट। ठीक है, इसमें एक सवाल और लेंगे फिर हम बाकी वक्ताओं के पास, बाकी लोगों के पास जाएंगे कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉक्सो में दर्ज केस की कार्रवाई के नियम बाकी धाराओं में दर्ज केस से अलग होते हैं? सर्टेनली अलग होते हैं, इसीलिए जो पॉक्सो है जो माइनर बच्चे होते हैं, जो 18 साल से जिनकी एज कम होती है, उनके साथ अगर कोई यौन उत्पीड़न होता है तो वो पॉक्सो एक्ट में आता है। इसीलिए मैंने कहा कि उसमें 23 सबसेक्शन 2, अगर माइनर बच्चा है और उसके साथ कोई यौन पीड़न हुआ तो वो सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 के अंदर कवर होता है। ठीक, तो जिससे उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना की जाए। अब इसमें जैसे है तो अब इसमें 3-4, जैसे अब ये मेजर अगर कोई लेडी है जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न हुआ जिसके साथ, तो उसका ये अगर छेड़छाड़ है तो वो 354 सेक्शन 354 आ गया, 354 A B C D ये आ जाता है। ठीक है, अगर उसके साथ रेप हो गया तो 376 में आ जाएगा, अननेचुरल सेक्स है तो 377 आ जाएगा। ठीक है, सुमित जी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो सारा प्रदर्शन चल रहा है इसमें ये कहा जा रहा है कि सियासत भी अब शामिल हो गई है। अब जो लड़ाई है वो किस तरफ बढ़ेगी? सर देखिए, सियासत का इस चीज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था पहले ही, लेकिन जो अब चल रहा है, ठीक है, हमारे रेसलर, इतने बड़े रेसलर होने के बाद वो रोड पे बैठे हैं तो उनकी बात में भी कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है, वो भी झूठे नहीं हो सकते। और बस मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, जो भी फैसला हो जल्दी से जल्दी निकले, क्योंकि छोटे बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान है, ना कोई कंपटीशन हो पा रहा है, ना कोई ट्रायल्स वगैरह हो पा रही है, छोटे बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो मैं तो बस एक ही अपील करना चाहूंगा जी, हमें इतना नहीं पता किसी चीज के बारे में, तो हम एक अपील करेंगे कि जो भी निर्णय निकले, या पहलवानों के पक्ष में हो या नेताजी के पक्ष में हो, जो भी निकले जल्दी निकले। छोटे बच्चों का जैसे कि ब्रजभूषण तो ये कह रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कि जो सारी चीजें हैं, जितने भी आरोप हैं निराधार हैं, अगर आप इसको साबित कर दें तो फिर मैं मेरे साथ कुछ भी कर दीजिएगा, इस तरह की बातें जब कर रहे हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में साबित कैसे किया जाएगा? उन्होंने अभी एक बात बोली है, अभी मैं कल भी उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर कोई भी बात है उसे साबित करो, मैं खुद फांसी चढ़ जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारे पहलवान भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इतने बड़े पहलवान रोड पे बैठे हैं, तो वो भी गलत नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब लड़ाई ये किस तरफ जाएगी, कितना आगे जाएगी, क्या करेंगे? लड़ाई तो देखो जी, अभी रेसलर बैठे होंगे, 1-1.5 महीना हो चुका है रोड पे बैठे हुए, अभी उनके साथ पुलिस ने बदतमीजी भी की थी, तो ये भी एक रेसलिंग के लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है। ठीक है, राम अवतार यादव जी भी हमारे साथ हैं, रेसलिंग कोच के तौर पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राम अवतार यादव जी, ये जो सवाल खड़े किए गए हैं, खेल जब एक खिलाड़ी उसमें शामिल होने जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी लगी होती है, मेहनत लगी होती है, और जिस तरह से दिन प्रतिदिन वो मेहनत करता तब जाके वो एक
राज्य स्तर का ही या कॉलेज स्तर का प्राइज पाता है और उसके बाद कितनी मेहनत करनी पड़ती है जब बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों में वो हिस्सा लेता है और एक पदक की प्राप्ति होती है और पूरे देश का नाम रोशन करता है। इस तरह की चीजें अगर सामने आ रही हैं तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं सारे खेल जगत के ऊपर। वास्तव में हकीकत आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तो कोच क्यों नहीं उनके समर्थन में खड़े होते और उस वक्त इसका विरोध क्यों नहीं करते जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? नमस्कार जी। जी देखिए, ये जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और जो भी ये लड़ाई हुई है तो उसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा जो हमारे 2024 के ओलंपिक गेम आ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा कि देश में मेडल के आसार ना के बराबर हो चुके हैं और जो नए खिलाड़ी भी हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करके इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें और ताकि हमारे खिलाड़ी दोबारा से अपने अखाड़े में लौट जाएं और जाके प्रैक्टिस करें और देश के लिए मेडल जीतें। लेकिन मैं ये जानना चाहता, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो कोच का वो समर्थन या जब इस तरह की चीजें जिस दौर में सामने आती हैं उसी वक्त इसका विरोध क्यों नहीं होता? देखिए, कोई ना कोई कहानी बात तो रही होगी उस टाइम की, लेकिन दबाया गया होगा या कुछ ना कुछ बात तो रही है। समय पे जो है बच्चे इसका विरोध नहीं कर पाए और जो अब जाके बोल रहे हैं या तो किसी न किसी लोगों ने इनको उकसाया गया है या खिलाड़ियों की जो है उस टाइम की जो भावनाएं थी वो तभी रह गई वहाँ और अब जाके इन्होंने अपना विरोध प्रकट किया है। तो इसका समाधान तो जल्दी हो जाना चाहिए। और जो एक खिलाड़ी तैयार होता है, हमारे आप बता रहे बोल रहे थे कि राज्य स्तरीय जो एक खिलाड़ी तैयार होता है तो उसमें बहुत से परिवारों को, माँ बाप को और गुरु और शिष्यों को, अपने जो कोचिंग वगैरह है उनको बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है जब एक खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का तैयार होता है और पूरा परिवार जो है उसकी डाइट का सारा बहुत खर्चा वहन करना पड़ता है और 4 से 5-6 साल में एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी तैयार होता है और जब जाके एक देश से मेडल लेके आता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को जो इसमें हस्तक्षेप करे, गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी आगे आए तो जो है समाधान जल्दी हो सकता है और खिलाड़ियों का भला हो सकता है। ठीक है। एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि रेस्टोरेंट में रात को खाने के लिए बुलाया, बैग टच किया, कंधों हथेली से छुआ, पैर समेटे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, क्या एक अध्यक्ष किसी संस्था का वो इस तरह से चेकिंग कर सकता है किसी खिलाड़ी की? नहीं, जो आरोप लगाए गए बिल्कुल ही गलत है, नहीं करना चाहिए और ना ही अगर गलत किया है तो उसके साथ जो इसकी जांच भी होनी चाहिए। प्रदीप जी, एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि अब बात चल रही है सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉक्सो एक्ट के बारे में भी आपने समझा दिया। अब साबित कैसे होंगे? अगर आप बर्डन ऑफ प्रूफ की भी बात करें या मान लीजिए खिलाड़ियों को भी साबित करना या तो यहाँ पर कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? कैसे साबित किया जाएगा कि ये काम किया गया है? रविंद्र जी, एक बात जो मुझे थोड़ा बहुत जितना भी ज्ञान है उससे जो मुझे लगता है ऐसा है कि कोई भी लड़की अगर इस लेवल के ऊपर फॉर्मली एक एलिगेशन लगा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो मतलब मुझे लगता है ऐसा जी। हो सकता है ये इनोसेंट हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इनकी बात ना करें, किसी की भी बात कर ले। देखिए, आप जब किसी एक लेवल को आपने अटेन कर लिया, आप एक लेवल पे पहुंच गए तो आपको अब कोई फेवर लेने वाली बात तो रह नहीं जाती कि आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए किसी का फेवर चाहिए और वो तो आपने वो लेवल तो अटेन कर लिया। उसके बाद अब बात यह है कि अगर ये वाकई में सच्चाई है तो इट्स वेरी सीरियस। ये देश के हित में भी नहीं है, अदरवाइज भी नहीं है, क्योंकि आप बताएंगे कि ऐसे तो फिर एक साइड तो हम नारी उत्थान की बात करते हैं, दूसरी साइड से अगर इस तरह की एक्टिविटी रही फिर सेफ करें। इवन की जो वर्किंग प्लेसेस होते हैं उसके अंदर भी अब तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ गई है कि हर ऑफिस जिसके अंदर 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं वो सेक्सुअल हरेसमेंट जो वर्किंग लेडीज हैं उनके सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में भी कमेटी फॉर्म करेंगी। तो ये तो एक नेशनल लेवल का मामला है, लेकिन फिर वही बात है कि एविडेंस क्या कहता है, ये थोड़ा सा भी देखने वाली बात है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैटर करेगा वो एविडेंस करेगा इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, लेकिन जांच कितनी तरह से आगे बढ़ेगी ये भी थोड़ा समझना चाहिए। जांच सबसे पहले देखिए, सबसे प्रोसेस क्या है जांच की। FIR लॉज ऑलरेडी हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल हो जाएगी। ठीक है, चार्जशीट के अंदर पुलिस ये दाखिल करेगी कि हमारी ये इन्वेस्टिगेशन है, ये हमारी फाइंडिंग्स है, और उसके बाद वो जज साहब के सामने उसको प्रस्तुत करेंगे।
जज साहब फिर दोनों पक्षों को सुनेंगे, दोनों पक्षों के एविडेंस सुनेंगे, उसके बाद अल्टीमेटली आर्गुमेंट का टाइम मिलेगा और फिर उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। तो लेंथी प्रोसेस होता है सर्टेनली, लेकिन एविडेंस जो है वो पता जिस टाइम पे चार्जशीट फाइल होगी। एक बात रविंद्र जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर सपोज करो कि इस किसी भी केस के अंदर एक चार्जशीट फाइल हो गई, ठीक है, एक एफआईआर फाइल हो गई और किसी एक आदमी का नाम उसमें से नहीं है, अज्यूम करो कि इस केस में या किसी दूसरे केस में भी एक से ज्यादा लोग हैं जिनको पता था, जिनकी साजिश थी, जिनका रोल था, कुछ भी लगा लीजिए आप। तो सेक्शन 319 में प्रोविजन है सीआरपीसी के अंदर कि कोर्ट को अगर किसी भी स्टेज पे ये लग जाए कि इसके अंदर इसके साथ साथ एक आदमी और भी है जिसका कि नाम ना तो एफआईआर में आया ना उसका चार्जशीट में कहीं ब्यौरा है, तो कोर्ट उसको भी समन कर सकती है। ठीक है, एक बात हम और संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि समय कम है। एससी की जो विशाखा गाइडलाइन है उसके मुताबिक वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए संसद ने 2013 में कानून बनाया था। इसके मुताबिक पहले कुश्ती संघ या खेल मंत्रालय के अंदर शिकायत का विवरण होना चाहिए। अब केस दर्ज हो गया है तो जांच कैसे होगी? जांच ऐसी होगी, ये सारी बातें इसमें पूछी जाएंगी कि शिकायत किनसे की गई। नहीं रविंद्र जी, देखिए मैं बताऊं, खाली शिकायत की बात नहीं होता है। जब मैंने जैसे आपको बताया ललिता कुमारी या भजनलाल के अंदर ये गाइडलाइंस हैं कि व्हेनेवर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस कम्स इन द नॉलेज ऑफ पुलिस, तो पुलिस का सबसे पहला काम क्या होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि किसी को आपने दोषित साबित कर दिया, ठीक है। उसके बाद पुलिस इनका बयान लेंगे, जो भी कंप्लेनेंट है वो बताएंगे उनको कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, ठीक। पुलिस वो पर्सनली विजिट करेंगे जी। इस केस में जो ये जो रेसलर्स का जो केस है, इसके अंदर जो हल्की सी मुझे कमी नजर आ रही है वो ये आती है कि टाइम पीरियड बहुत चला गया है। ठीक बात है। आप या तो सीसीटीवी फुटेज पे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे बिलीव करेंगे या कोई फिजिकल एविडेंस होगा। फिजिकल एविडेंस वहां का, अब अगर आप कैसे प्रूव, अगर सपोज करो आज मेरे पास एक कोई आदमी आया और वो 3 साल बाद अगर कोई एलिगेशन लगाए मेरे ऊपर कि कुछ इन्होंने कुछ गलत किया, सीसीटीवी किसी भी उसमें 15-20 दिन की उसकी लाइफ होती है। ठीक बात है। कोल डिटेल अगर आप तो ये मुश्किल काम हो जाएगा, इसका मतलब है। हाँ, तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है वैसे वैसे केस की ग्रेविटी कम होती चली जाती है। सुमित जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो बात कही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साबित करने को लेकर सबसे बड़ी चीज तो यही कैसे साबित किया जाएगा। अगर चीजें पहले ही पटल पर आ जाती और पहले इन चीजों के सामने लाया जाता, तो अब ये सबसे बड़ी चीज तो है कि अब कैसे साबित किया जाएगा। रविंद्र जी, साबित तो मैंने बताया आपको कि कोर्ट हमारे जो है वो एविडेंस बेस्ड है। अगर आपके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो नोबडी कैन टच यू। ठीक है, मतलब आपको कन्विक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था। ठीक है कि जी, समय नहीं था सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यह है कि इतनी देरी हुई, अब इस देरी का फायदा किसको मिलेगा? क्या जानबूझ के देरी की गई? जब शिकायत दर्ज कराई गई थी 21 तारीख को, तो फिर 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। एफआईआर 28 अप्रैल को दर्ज की गई। ये सारी बातें ध्यान में लाई जाएंगी। तो जानबूझकर इसमें देरी हुई और अब इसका निष्कर्ष आगे क्या निकलने वाला है? बर्डन ऑफ प्रूफ के तहत आपको साबित करना होगा कि आप दोषी हैं या नहीं। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी और इसके बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी, इसको समझना होगा। लेकिन अभी तस्वीर धुंधली है। न्यायिक प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी तो सबके जहन में यही सवाल है कि न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।